मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये लड़की अपने होशो हवास में नहीं है। जो बंदा पैगाम लेकर आया था वो कहाँ है? वो तो शायद वापस चला गया था। वैसे जुर्गा के एक दो बंदे और यहाँ हैं, लेकिन सबसे पहले मैं इस गूंगे से बात करके देखता हूँ। गनी साहब उठे और अपने चेहरे पर उलझन लिए कमरे से बाहर निकल गए। मैं वहीं बैठा रहा। मुझे यकीन था कि जल्दी इन्हें भी सुल्ताना की मखबूतुल हवास का इल्म हो जाएगा। मेरे सर में टेसे उठ रही थी। पट्टी बदले जाने की ज़रूरत थी। मैं दीवार से टेक लगाकर बैठ गया और ये यकीन करने की कोशिश करने लगा कि मैं अपने मुल्क में नहीं, गैर मुल्क में हूँ। फराह आतिफ और अपनी माँ की कब्र से सैकड़ों मील दूर। पता नहीं कि मेरी माँ को बाकायदा कब्र भी नसीब हुई थी या नहीं। इनकी मौत को छुपा लेना सेठ सिराज और शेरे वगैरह के लिए बहुत आसान था। वो इस चार दीवारी में पूरी तरह हावी हो गए थे। उन्होंने गार्ड खादिम हुसैन को मार दिया था। इमरान का दोस्त आसिफ भी गालिबन इनके हाथों से जान गंवा बैठा था। सेठ सिराज वगैरह के लिए ऐन मुमकिन था कि वो माँ जी की मौत को कोई और रंग दे देता या फिर इनके जस्दे खाकी को वैसे ही कहीं गायब कर देते। मैं जब इन सारे खूनी मनाजिर के बारे में सोचता तो मुझे लगता है कि ये कोई 7, 8 या 10, 15 रोज़ पहले की बातें नहीं हैं, बल्कि इनको ज़माना गुजर चुका है। अचानक मुझे कदमों की आहट सुनाई दी। गनी साहब वापस आ गए। इनके चेहरे पर पहले से ज़्यादा उलझन थी। उन्होंने कमरे का दरवाज़ा होले से बंद किया और मध्यम आवाज़ में बोले, बच्चे ने पोटी की है, लड़की इसकी टांगे धो रही है। मैंने गूंगे से अलहदा में बात करने की कोशिश की। वो पता नहीं क्या क्या इशारे कर रहा है। सही तरह मेरे पल्ले तो कुछ नहीं पड़ा। किसी वक्त तो लगता है कि वो लड़की की तरफ की बात कर रहा है। आप इसे यहाँ लाएं मेरे पास। नहीं, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैं चौहान को लेकर आता हूँ। वो भी जुर्गा से आया है, रमजान के मोहल्ले में ही रहता है। पक्की बात है कि इस लड़की को भी जानता होगा। इससे पहले कि मैं कुछ कहता अब्दुल गनी साहब तेज़ी से बाहर निकल गए। इनके जाने के चंद सेकंड्स बाद सुल्ताना आदम की वो खुश नज़र आ रही थी। इसने मेरे करीब बैठकर जोशीले अंदाज में मेरा हाथ दबाया और बोली, महरू बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, अब कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। हम कल इस छोटे सरकार से मिलेंगे, वो सब कुछ संभाल लेंगे, वो हम पर कोई आँच नहीं आने देंगे। इसने बड़ी मोहब्बत से अपना सर मेरे कंधे से टिका दिया। फिर जैसे इसे एकदम याद आया, हाय मेमोरी, मैंने तुम्हारी चोट तो देखी ही नहीं, अब क्या हाल है दर्द का? मेरे जवाब देने से पहले ही वो जल्दी जल्दी पट्टी खोलने लगी। वो अपनी झोले में से साफ रुई और मरहम लेकर आई। आशू से इसने नीम गर्म पानी मंगवाया और बड़ी तवज्जो से मेरे सर के जख्म को साफ करने में मसरूफ़ हो गई। इसकी उंगलियों के लमस में इंतहा दर्जे की मोहब्बत अमेज़ मुलायमत थी। इसके साथ साथ वो ख़ास किस्म की जुर्रत भी इसके अंदाज में मौजूद थी, जो संगीन चोटों की मरहम पट्टी के लिए दरकार होती है। ऐसी जुर्रत आम तौर पर लड़कियों में नहीं पाई जाती। यूँ लग रहा था कि महरोज़ नाम का कोई शख्स वाकई मौजूद था और वो सुल्ताना का शौहर था। अब इस शख्स के साथ पता नहीं क्या हुआ था कि वो यहाँ अपनी बीवी और बच्चे के साथ मौजूद नहीं था। शायद कोई अलमनाक हादसा, कोई संगीन जुर्म, कोई खूनी वारदात। ऐन मुमकिन था कि जो कुछ पेश आया वो जुर्गा से नल पानी तक के रास्ते में ही पेश आया हो और इस वाक़े के बाद सुल्ताना ने होशो हवास खो दिए हों। गालिब इम्कान यही था कि ऐसा ही हुआ है, क्योंकि गनी साहब को 7-8 दिन पहले अपने दोस्त रमज़ान का पैगाम मिला था और इसने कहा था कि लड़की अपने शोहर और बच्चे के साथ इनके पास आ रही है। ऐसे क्या देख रहे हो मेरी तरफ? वो मेरी पट्टी करते करते ज़रा शर्मीले अंदाज में बोली, कुछ नहीं। जब तुम कहते हो कि कुछ नहीं तो इसका मतलब होता है कि कुछ है। वो पट्टी को आखिरी गिरा लगाकर मेरे बाजू से लग गई और मेरी बड़ी हुई शेव पर हाथ फेरने लगी। दाढ़ी बना दूँ? इसने पूछा। क्या? इतना हैरान क्यों हो रहे हो? पहले कभी नहीं बनाई मैंने, शायद तुम भूल गए। शुरू में तो मैं ही तुम्हारी दाढ़ी बनाया करती थी। वो कहकर शर्मा गई। यकायक घर के बैरूनी दरवाजे पर आहट सुनाई दी। सुल्ताना जल्दी से अलग होकर बैठ गई। मैंने अंदाज़ा लगाया कि गनी साहब वापस आ गए हैं। इनके साथ भारी आवाज़ वाला कोई और शख्स भी था। ये वही चौहान नाम का बंदा था जिसका अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने जिक्र किया था। सुल्ताना जल्दी से इन दोनों के पास बाहर चली गई। मैं वहीं नीम तारीक कमरे में बैठा रहा और अधखुले दरवाजे से दूसरे कमरे का मंजर देखता रहा। चौहान सफ़ेद रंगत और मुस्कुराते चेहरे का एक 24-25 साल नौजवान था। वो भी मकामी लिबास में था। इसने सुल्ताना को पहचान लिया। सुल्ताना ने इसे चौहान भाई कहकर मुखातिब किया। चौहान ने इसके सर पर प्यार से हाथ रखा और बच्चे के गाल गुदगुदाए। इनको वहीं छोड़कर अब्दुल गनी साहब मेरे पास कमरे में आ गए। उन्होंने दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। इनके चेहरे पर अब पहले से ज़्यादा उलझनें मौजूद थीं। सफ़ेदी माइल बालों की एक लिट इनकी शिकन पेशानी पर झूल रही थी। मैं गनी साहब के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं जानता था, लेकिन वो इन लोगों में से थे जो पहली मुलाकात में ही आपसे अपना एहतराम कराने लगते हैं।
अपने चेहरे मोहरे से वो एक दाना बीना और हमदर्द इंसान दिखाई देते थे। वो अजीब नज़रों से मेरी तरफ देखते चले जा रहे थे। इनके देखने के अंदाज ने मुझे गड़बड़ा दिया। क्या बात है गनी साहब, आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैंने पूछा। उन्होंने एक गहरी सांस ली और उलझे लहजे में बोले, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। क्या मतलब गनी साहब, तुम्हें गलत बयानी करने की क्या ज़रूरत है? गलत बयानी? मैं कौन सी गलत बयानी कर रहा हूँ? मैं हैरान था। तुम अच्छी तरह जानते हो, वो गंभीर आवाज़ में बोले। आप खुलकर बात करें। सुल्ताना तुम्हारी बीवी है और तुम इससे इनकार कर रहे हो। बालू भी तुम्हारा बच्चा है। मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ। गनी साहब का लहजा हतमी था। मैंने एक बार फिर माथा पकड़ लिया। मुझे लगा जैसे मैं दीवानों के किसी गिरोह में गिर गया हूँ और अपनी शनाख्त खो बैठा हूँ। गनी साहब ने नरमी से मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोले, देखो बरखुरदार, अगर तुम्हारे साथ कोई मसला है तो मुझे बताओ। मैं हर तरह तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इस तरह खुदा के लिए चुप हो जाए, मेरा दिमाग फट जाएगा। मैंने अपना सर घुटनों में झुका लिया और अपने आप में सिमटता चला गया। ये देखो, ये क्या है? क्या तुम इससे भी इनकार करोगे? गनी साहब की आवाज़ मेरी समाज से टकराई। मैंने सर उठाकर देखा। इनके हाथ में एक तस्वीर थी। मैंने धुंधलाई हुई नज़रों से तस्वीर देखी। ये एक ग्रुप फोटो थी। इनमें कई मर्दोजन थे। 2-4 बच्चे भी नजर आ रहे थे। ये सब लोग मकामी देहाती लिबास में थे। एक 7-8 साल बच्चा दुल्हे के लिबास में था। इसने सेहरे में से अपना चेहरा निकाला हुआ था। मुझे लगा कि मेरे इर्द गिर्द की हर शय घूमने लगी हो। गनी साहब का चेहरा, इनकी काली छतरी, रंगीन नक्शो निगार वाली दीवारें, चिटाई के फूल बूटे, सब कुछ मेरी नज़रों में घूमने लगा। मैं हैरत के समंदर में गरक तस्वीर को देख रहा था। इस ग्रुप फोटो में एक तरफ मैं खुद भी मौजूद था। मेरे हाथों में एक नौमौलूद बच्चा था, शायद चंद हफ्ते का होगा। गालबन ये बालू था। सुल्ताना ने मेरा बाजू थाम रखा था और मेरे कंधे से चिपकी हुई थी। हम दोनों के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी। मुझे लगा कि मैं बेहोश हो जाऊंगा। मैंने तस्वीर फेंक दी, अपना सर अकब से हाथों में जकड़ लिया और अपने चेहरे को अपने ऊपर उठे हुए घुटनों में दंसाता चला गया। ये क्या हो रहा था मेरे साथ? मैं कहाँ फंस गया था? क्या मैं डिफेंस वाली कोठी में 12-13 जीनों के ऊपर से प्रवास करके पुख्ता फर्श पर गिरने के बाद अभी तक बेहोश था और ये जो कुछ देख रहा था बेहोशी के आलम में देख रहा था? मैं कैसे यकीन कर सकता था? मैं ऐसी बातों पर कैसे यकीन कर सकता था? मैंने ज़िंदगी में ठोस हकीकतों के सिवा किसी चीज़ को कबूल नहीं किया था। ये मेरी फितरत में ही नहीं था। अचानक मुझे एहसास हुआ कि मेरे हाथ मेरी गर्दन के पिछले हिस्से पर रखे हैं और वहाँ मुतलक दर्द नहीं हो रहा। लगता था कि वो ज़ख्म बिल्कुल मुंदमिल हो चुका है, जो बत्ती वाले चौक में गाड़ी के उलटने से मेरी गर्दन पर आया था और जिसने रशीद और ताबिंदा के घर में भी मुझे सख्त तकलीफ़ में रखा था। एक बार फिर मेरे जिस्म में सर्द लहर दौड़ गई। क्या वाकई ये ज़ख्म मुंदमिल हो चुका था? मैंने दीवानों की तरह इस ज़ख्म पर हाथ चलाया। कोई तकलीफ़ नहीं थी, कोई करंट नहीं था, बिल्कुल मुलायम जल्द थी। फिर अचानक मुझे याद आया कि इसी एक्सीडेंट में मेरी दाहिनी कोहनी भी तो ज़ख्मी हुई थी। गाड़ी की कोई नकेल शैल लगने से 2-3 इंच लंबा ज़ख्म बन गया था। मैंने तड़प कर अपना बाजू मोड़ा और सर घुमाकर कोहनी को देखा। मुझे लगा कि रहे सहे औसान भी जाते रहे हैं। कोहनी पर ज़ख्म का बस बिल्कुल मदम सा निशान मौजूद था। यूँ लगता था कि ये चोट अरसे पहले ठीक हो चुकी है। ओ खुदाया, ओ खुदाया, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मेरे होंठों से बेसाख्ता निकला। गनी साहब ने एक बार फिर मुलायम लहजे में कहा, सुनो महरूज, अगर कोई मसला है तो मुझे बताओ, लेकिन इस तरह की बात ना करो। इनसे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। कोई मसला नहीं है, मेरा कोई मसला नहीं है। मैंने अपना सर बदस्तूर हाथों में दबाए रखा। मेरा दिमाग दर्द से फटा जा रहा था। मैं थोड़ी देर आराम करना चाहता हूँ। अगर हो सके तो मुझे 1-8 घंटे के लिए अकेला छोड़ दें। मेरा अपना ख्याल भी यही है कि तुम्हें आराम की ज़रूरत है। चलो मैं दरवाज़ा बंद कर देता हूँ, तुम कुछ देर के लिए लेट जाओ। गनी साहब ने कहा। इनका मुतीन चेहरा बदस्तूर उलझनों की आमाजगा बना हुआ था। वो मुझे हमदर्दी से देखते हुए बाहर निकल गए। शायद अब मेरी जहनी सेहत पर शक करने लगे थे। ऐन मुमकिन था कि इनका ध्यान मेरे सर की शदीद चोट की तरफ जा रहा हो। वो ख्याल कर रहे हों कि इस चोट की वजह से मेरे हवास वक्ती तौर पर मुख्तल हो गए हैं। दरवाज़ा बंद हुआ तो कमरे में नीम तारीकी छा गई। मैं बेकरारी से कमरे में टहलने लगा। मेरी निगाह बार बार अपनी कोहनी की चोट पर पड़ रही थी। हाँ, यही चोट थी, इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। और ये चोट बिल्कुल मुंदमिल हो चुकी थी। शायद 1-1.5 साल पहले इससे भी ज़्यादा अरसा गुजर चुका था। अचानक मेरी नज़र कमरे में लगे एक छोटे से गोल आईने पर पड़ी। यह आईना खिड़की के पास ही दीवार पर आवेजा था। मैंने रोशनी के लिए खिड़की ज़रा सी खोली और आईने के सामने जा खड़ा हुआ। ये एक और जहनी झटका था जो मुझे बर्दाश्त करना पड़ा। मुझे अपनी शक्ल अजनबी लग रही थी। बेशक ये मेरा ही चेहरा था, ताहम मुझे महसूस रहा था कि मैं इस चेहरे को मुद्दतों बाद देख रहा हूँ। रंग कुछ सांवला हो गया था, रुखसारों की हड्डियां कदरे उभरी हुई थी, आंखों के नीचे हल्के से उबार।
कुछ ज़रूर हुआ था मेरे साथ। मेरा दिल और दिमाग अब पूरी ताकत से गवाही दे रहा था कि डिफेंस लाहौर में पेश आने वाले खूनी वाक़यात को 2-3 हफ्ते नहीं गुजरे, ना ही 2-3 महीने गुजरे हैं। इन्हें एक तवील अरसा गुजर चुका है। इन वाक़यात में और यहाँ इस जंगल में पेश आने वाले वाक़यात के दरमियान एक ऐसा खिला जिसकी तवालत और गहराई नामालूम है। वो खिला कैसे पैदा हुआ? इस खिला ने मुझे कैसे मुतासिर किया? मुतासिर होने के बाद मैं क्या करता रहा? मुझे कुछ खबर नहीं है। यकायकी मेरे दिल पर एक ज़ोरदार घोंसा लगा। अगर वाकई ये खिला मौजूद था तो फिर मेरे प्यारे कहाँ थे? इन पर क्या बीती थी? फरा, आतिफ और सरवत की शबी निगाहों में घूमी और सीने में धमाके से एक बहुत बड़ा अलाव दह गया। मैं तो सरवत के पास जाना चाहता था, इनको हालात की जंजीरों से आज़ाद कराना चाहता था। मुझे जर्मनी जाना था, मेरा पासपोर्ट बन चुका था, वीज़ा लगने वाला था। मैं दिन नहीं घड़ियाँ गिन रहा था, घंटे शुमार कर रहा था। ओ खुदाया, ये क्या हो गया? कहीं मैं जागती आंखों से कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा है? एकदम मेरे अंदर की बेकरारी इंतहा को पहुंच गई। मैंने बेपनाह करब के साथ सोचा, क्या वाकई बहुत ताख़ीर हो चुकी है? क्या वाकई मैं अपनी सरवत को हमेशा के लिए खो चुका हूँ? मैंने एक बार फिर दीवानों की तरह अपनी कोहनी पर ज़ख्म के पुराने निशान को टटोला। आईने में अपना चेहरा देखा। मुझे महसूस हुआ कि इस कमरे में मेरा दम घुट रहा है, मैं मरने वाला हूँ। मेरी निगाहों में सरवत, फरा और आतिफ की सूरतें घूमने लगी। मैंने कमरे का आखिरी दरवाज़ा खोला और बाहर निकल गया। मैं गली में खड़ा था, मैं भागने लगा, भागता चला गया। लोग मुड़ मुड़ कर मेरी तरफ देख रहे थे। इनमें औरतें भी थी जिन्होंने साड़ियों के अलावा चोलियां, घाघरे पहन रखे थे, और सांवले रंग के मर्द भी और नंग धड़ंग बच्चे भी। मैं इस मुसाफिर की तरह भाग रहा था जो प्लेटफार्म पर उतर कर ज़रा देर के लिए गाफिल हुआ हो और इसकी गाड़ी इसके सारे माल असबाब समेत आगे निकल गई हो। मैं यूं तो बेसिमत जा रहा था, मगर अपनी तई सरवत की तरफ भाग रहा था, जैसे वो अभी किसी और की ना हुई हो, जैसे अभी तक मेरी मोहब्बत के ताबूत में आखिरी कील ठोंकी जानी बाकी हो और वो सुर्ख रूसी जोड़ा पहने बैठी हो, अभी कबूलो एजाब के मराहल तय होना बाकी हो। मुझे लगता था कि मैं भागता हुआ इस तक पहुंच जाऊंगा, पुकार कर कहूँगा, मैं आ गया हूँ। अब अपने इकरार को अपने होंठों के अंदर रोक लो। ये इकरार सिर्फ मेरे लिए है, लिहाजा ये शादी अंजाम नहीं पा सकती। ये महफिल बर्खास्त करना होगी, एक नई महफिल सजाना होगी। मैं भाग रहा था, मेरी सांस धोंकने की तरह चल रही थी। इर्द गिर्द के मनाजिर मेरी निगाहों में धुंधलाए हुए थे। मुझे महसूस होता था कि मैंने दर्जनों सुकून बख्श गोलियां एक साथ निकल ली हैं और अब मैं दौड़ने के बजाय हवा के समंदर में तैर रहा हूँ। अब मेरे इर्द गिर्द सरसब्ज ढलान थी, यहाँ घने दरख्त थे, इन दरख्तों में कहीं कहीं बकरियाँ चरती नजर आ रही थीं। मैं एक जगह बेदम होकर बैठ गया। मैं ज़ईफ़ुल अकीदा नहीं था, मुझ में बेशुमार खामियाँ थीं, मगर तोहम परस्ती और फितरत से गमाज करने जैसी कमज़ोरियाँ नहीं थीं। मैंने हमेशा ठोस हक़ाइक़ पर यकीन रखा था और यही वजह थी कि अब मेरा दिमाग शदीद तरीन तनाव के सबब फट रहा था। मेरी जगह कोई और होता तो इन हालात के डांडे फ़ौरन मावरा से जोड़ने लग जाता। जादू टूना सहर, जिन भूत आसेब और इस तरह के न जाने कौन कौन से तस्वुरात इसकी सोचों को जकड़ लेते और शायद इस वजह से वो किसी हद तक रिलैक्स्ड भी हो जाता। मगर मैं वजह तलाश कर रहा था, मंतक ढूंढ रहा था। मुझे कोई वहमा मुतमईन नहीं कर सकता। मुझे अपनी सूरत हाल के लिए ठोस वजाहत चाहिए थी। अचानक मुझे कदमों की चाप सुनाई दी। ये भागते कदमों की चाप थी। मैंने सर उठाकर देखा, सुल्ताना मेरे सामने खड़ी थी। इसके गाल कंधारी अनार की तरह सुरख हो रहे थे। आया था कि वो भागती हुई मेरे पीछे आई है। फिर मुझे इसके अकब में कुछ फासले पर गनी साहब और वो दूसरा शख्स भी दिखाई दिए जिसका नाम चौहान बताया गया था। सुल्ताना ने आते ही मेरे दोनों कंधे थाम कर मुझे अपने साथ लगा लिया और सिसक कर बोली, तुम्हें क्या हो गया है महरू? ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? क्या मेरी जान लेना चाहते हो? तुम्हें पता ही है तुम्हारी तकलीफ़ देखकर मुझ पर क्या गुजरती है। इसी दौरान में गनी साहब और चौहान भी मेरे पास आ गए। चौहान ने मुझे बड़ी हमदर्दी से मेरे कंधे पर हाथ रखा। तुम्हें क्या हो गया है महरू? होश करो यार, नहीं तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। मुझे अकेला छोड़ दो तुम लोग, मेरा दिमाग फट जाएगा, मैंने कराहते हुए कहा। सुल्ताना ने एक बार फिर मुझे अपने साथ लगाया। मैंने इसे झटक कर पीछे हटा दिया। गनी साहब और चौहान आपस में खुसर पुसर कर रहे थे। मुझे अकेला छोड़ दो तुम लोग, मेरा दिमाग फट जाएगा, मैंने कराहते हुए कहा। सुल्ताना ने एक बार फिर मुझे अपने साथ लगाया। मैंने इसे झटक कर पीछे हटा दिया। गनी साहब और चौहान आपस में खुसर पुसर कर रहे थे। इनकी गुफ्तगू में से कुछ अल्फाज मेरे कानों तक पहुँचे, जैसे सर, चोट, परेशानी वगैरह। मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो मेरे सर पर लगने वाली चोट के बारे में बात कर रहे हैं और गालिबन ये समझ रहे हैं कि इस चोट की वजह से मेरे हवास गड़बड़ा गए हैं। इस दौरान में 3 घुड़सवार नजर आए। वो गहरी सब्ज़ वर्दियों में थे। इनके सिरों पर
पर हल्की सब्ज़ धारीदार पगड़ियाँ थीं, कांधों पर राइफलें दिखाई दे रही थीं, इन पर खाकी गिलाफ चढ़े हुए थे। इनमें से एक शख्स ने बारोब लहजे में पूछा, क्या बात है, यहाँ क्यों बैठे हो? सुल्ताना के चेहरे पर रंग साकर गुजर गया। गनी साहब ने आगे बढ़कर कहा, कोई ख़ास बात नहीं जी, ये घर का मामला है। घर का मामला है तो घर में बैठ कर निपटाओ। और इस बंदे को चोट कैसे लगी है? मेरी तरफ इशारा करके पूछा गया। पेड़ से गिर गया है जनाब, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, गनी साहब ने कहा। ठीक है, लेकिन यहाँ से उड़ जाओ। और तीनों घोड़े आगे बढ़ गए। गनी साहब मुझसे मुखातिब होकर इल्तिजा अमीज़ लहजे में बोले, चलो उड़ जाओ महरू। मेरा नाम महरू नहीं है, मैं ताबिश हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ। मेरी आवाज़ इतनी बुलंद थी कि आगे जाते हुए घुड़सवारों तक पहुँच सकती थी। गनी और चौहान बुरी तरह घबरा गए। सुल्ताना ने मुझे खामोश रखने के लिए मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। खुदा के लिए महरू होश करो, वो कराही। घुड़सवारों तक मेरी आवाज़ नहीं पहुँच सकी थी। वो आगे निकल गए तो गनी साहब ने दोबारा मुल्तजी आवाज़ में कहा, ठीक है, तुम जो कहोगे हम सुनेंगे, लेकिन घर जाकर यहाँ से उड़ जाओ। अगर कोई और यहाँ आ गया तो हम सब के लिए बहुत ख़तरनाक होगा। करीबन आध घंटे बाद मैं दोबारा गनी साहब के घर में था। सुल्ताना समेत कोई भी मुझसे किसी तरह की मुतनाज़ बात नहीं कर रहा था। किसी ने मुझे महरू कहकर भी नहीं पुकारा था। बहरहाल वो लोग आपस में सरगोशियाँ कर रहे थे। मैं ऊन की चिटाई पर दराज हो गया और कच्ची दीवार से टेक लगा ली। सामने वाली दीवार पर 2-3 जानवरों की खालें आवेज़ा थी। मैं इनमें से बस एक खाल पहचान सका, ये किसी छोटे चीते की थी। घर से बाहर गली से मिली जुली आवाज़ें आ रही थी। कुछ बच्चे शोर मचा रहे थे। कहीं करीब ही शायद भजन गाया जा रहा था। मेरे दिमाग में धुंध सी भरी हुई थी। मैं जैसे होश और बेहोश के दरमियान भटक रहा था। दिल गवाही दे रहा था कि मैं ताबिश वल्द इशफाक सकना लाहौर एक अनोखी और हैरान कुन सूरत हाल का शिकार हो चुका हूँ। मेरी ज़िंदगी के तसलसल में शब और रोज़ का एक तवील टुकड़ा गायब हो चुका था। ये बड़ी फिल्मी और दास्तानी सी सूरत हाल थी। बचपन से फिल्मों ड्रामों में इस तरह के मनाजिर देखे थे। कोई शख्स किसी हादसे का शिकार होकर अपनी यादाश्त खो बैठता, फिर किसी और हादसे के सबब इसकी यादाश्त बहाल हो गई। क्या मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है? लाहौर डिफेंस की कोठी में हादसे का शिकार होने के बाद मैं एक नामालूम वक़्त तक किसी और हैसियत से ज़िंदा रहा हूँ। इस नामालूम अरसा हयात में मैंने क्या किया है, किन लोगों से मिला हूँ, किन लोगों से बिछड़ा हूँ, क्या ठोकरें खाई हैं, क्या कामयाबियाँ हासिल की हैं, मुझे कुछ मालूम नहीं था, कुछ भी नहीं। वो लोग गालबन समझ रहे थे कि सर की चोट की वजह से मेरे हवास मुख्तल हो गए हैं। इन्हें मालूम नहीं था चोट की वजह से मेरे हवास मुख्तल नहीं बहाल हुए हैं। मेरे ज़ख़म ने मुझे मखबूतुल हवास नहीं बनाया था, सहीउद दिमाग किया था। मगर हाफ़ज़े की ये वापसी मेरे लिए एक ऐसा अज़ाब बनी थी जिसकी शिद्दत को मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। दिलो दिमाग में ये एहसास एक नहायत करबनाक लहर की तरह मौजन था कि मैंने देर कर दी है। मैंने जहाँ और बहुत कुछ खोया है, वहाँ सरवत के मामले में भी बहुत देर कर दी है। इसी दौरान में घर के बैरूनी दरवाजे पर ज़ोरदार दस्तक हुई। किसी ने दरवाज़ा खोला। कुछ मिली जुली आवाज़ें आईं। इनमें एक भारी और पुरहुकम आवाज़ सबसे नुमायाँ थी। गाहे बगाहे गनी साहब भी एहतजाजी अंदाज में कुछ कह रहे थे। मैंने घर के सहन में झांकने की कोशिश की। अपनी इस कोशिश में मैं पूरी तरह कामयाब तो नहीं हो सका, ताहम चंद अफराद की टांगें नजर आईं। ये वही बावर्दी अफराद थे जो इससे पहले बस्ती से बाहर दरख्तों में दिखाई दिए थे। जल्द ही मुझे अंदाज़ा हो गया कि वो सुल्ताना को अपने साथ ले जाना चाहते हैं। इनका रवैया सख्त था। बहरहाल वो किसी तरह की बदतमीज़ी नहीं कर रहे थे। गनी साहब की आवाज़ मेरे कानों तक पहुंची। वो कह रहे थे, देखो जनाब, हम तो खुद अभी थोड़ी देर में आपके पास हाजिर होने वाले थे। इस लड़की ने कोई जुर्म नहीं किया, ये तो खुद साइल बनकर आई है। जवाब में भारी आवाज़ वाले ने कहा, ठीक है बुजुर्गो, हम अभी किसी को अपराधी तो नहीं कह रहे, बस ऊपर के हुक्म पर अमल कर रहे हैं। जो कुछ बोलना चाहती है वहाँ जाकर बोल ले। वर्दी वाले एक दूसरे शख्स ने कहा, और इसका पति किधर है? वो बीमार है जी, दूसरे कमरे में लेटा हुआ है। गनी साहब की आवाज़ सुनाई दी। चंद सेकंड बाद 2-3 अफराद मेरे वाले कमरे में घुस आए। इनमें से भारी आवाज़ वाला शख्स वही था जिससे कुछ देर पहले बस्ती से बाहर मुलाकात हुई थी। इसने मुझे सर तपा देखा और बोला, तुम ही सुल्ताना के पति हो? एकदम मेरे अंदर की घुटन और बेकरारी आवाज़ बन गई। मैंने झिंझला कर कहा, मैं नहीं हूँ इसका पति, मेरा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं। ये झूठ बोल रही है, ये सब झूठ बोल रही है। तुम कौन हो तुम? भारी आवाज़ वाले ने कहा, मेरा नाम ताबिश है, मैं पाकिस्तान से आया हूँ, मैं वापस जाना चाहता हूँ। ये लोग मुझे ज़बरदस्ती रोक रहे हैं। सुल्ताना तेज़ी से अंदर आई। भारी आवाज़ वाले से मुखातिब होकर बोली, आपको बताया है ना ये बीमार है, इसको चोट लगी है सर में, अपने हवास में नहीं है, उल्टी सीधी बातें कर रहा है। ये झूठ बोल रही है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे नहीं पता ये क्या चाहती है, इसके साथी क्या चाहते हैं। मैंने चिल्लाकर कहा, खुदा के लिए मारूज ऐसी बातें न करो। सुल्ताना ने बेकरार होकर मेरा बाजू थामा। मैंने इसका हाथ झटक दिया और एकदम दीवार से टेक लगाकर बैठ गया। मेरा सर घूम रहा था, लगता था मैं फिर बेहोश हो जाऊंगा। मैंने अपना सर अपने हाथों में थाम लिया। चक्कर बढ़ते जा रहे थे, दम घुट रहा था।
मैं गहरी सांसें लेने लगा। इर्द गिर्द की आवाज़ें अब जैसे मुझे फासले से सुनाई दे रही थी। भारी आवाज़ वाला मुकामी लबो लहजे में कह रहा था। सुल्ताना और गनी साहब भी बोल रहे थे। आवाज़ें आपस में गुडमुड हो रही थी। मैंने कराहते हुए कहा, मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज़, चले जाओ यहाँ से, मेरा सर फट रहा है। मैं अपना सर घुटनों में झुकाता चला गया। वो लोग बाहर चले गए। अब इनकी गुफ्तगू की आवाज़ दूसरे कमरे से आ रही थी। कुछ देर बाद मैंने देखा वर्दी अफराद सुल्ताना को अपने साथ ले जा रहे थे। सुल्ताना ने बच्चा गोद में उठा लिया था और ओढ़नी सर पर ले ली थी। वो परेशान और दुखी ज़रूर थी, मगर हिरासा दिखाई नहीं देती थी। कुछ ही देर में वो लोग सुल्ताना के साथ बैरूनी दरवाजे से बाहर निकल गए। गूंगा हाशिम बीन के साथ ही गया। 3-4 मिनट बाद गनी साहब अंदर आए। मैं चिटाई पर लेटा गहरे सांस ले रहा था। गनी साहब के होंठ खुश्क हो रहे थे। उन्होंने कहा, वो लोग सुल्ताना को ले गए हैं, इसे तुम्हारी मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मगर तुमने सब कुछ उलट दिया है। मैंने क्या उल्टा है? और मैं किसी की मदद क्या करूं? मुझे खुद मदद की ज़रूरत है। मुझे बताएं मेरे साथ क्या हुआ? तुम्हारे साथ कुछ नहीं हुआ महरूज, तुम बिल्कुल ठीक हो। तुम्हारे सर पर चोट लगी है, जिसकी वजह से तुम वक्ती तौर पर बातों को भूल रहे हो। बहुत जल्द सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें, ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।